Hello, my dear students. So, in this lecture, we will discuss top 25 previous year questions of solution chapter. जहाँ पे हम पहले बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जिसमें कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. So, let's start with question number 1. State Henry's law and calculate the mole fraction of carbon dioxide in water at 298 Kelvin under 760 millimeter of mercury. और जहां पे हमें KH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, राइट? So let's state Henry's law. What is Henry's law? Henry's law states that the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. जिसको कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन. दिस इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन, राइट? सो के एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है, जहां पे हमें टेम्परेचर गिवन है और साथ में पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है और के एच की वैल्यू भी गिवन है. ठीक है, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाय KH. इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया है एंड लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डिवाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर -6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आता है? 6.08 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर -4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव रीजन. पॉइंट नंबर 1. 0.1 मोलर KCl हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 0.1 मोलर ग्लूकोज. आपसे पूछा जा रहा है कि 0.1 मोलर KCl का बॉइलिंग पॉइंट हाई है किसके कंपैरिजन में 0.1 मोलर ग्लूकोज के. तो आपने यहाँ पे जो मोलैरिटी है, जो कंसंट्रेशन है, वो दोनों के केस में सेम लेके रखी है, बट डिफरेंस क्या है कि आपने यहाँ पे KCl लिया है और यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है. सो एज वी नो दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई. आई क्या है बेटा? यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है. सो आई इज इक्वल टू KBM. अब यहाँ पे जो आई की वैल्यू है, डिसोसिएशन फैक्टर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, वो कितनी होगी? KCl के केस में वो होगी आई इज इक्वल टू 2. ठीक है, KCl जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनेगा? K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन फैक्टर की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है. लेकिन ग्लूकोज के केस में आई की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके आफ्टर डिसोसिएशन आ रहे हैं? जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटे? हाई रहेगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ KCl द बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, बट इन केस ऑफ ग्लूकोज इट इज लेस. ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. मीट इज प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग. मतलब कि आपने मीट को सॉल्ट के अंदर जब रखेंगे तो वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सॉल्ट रिमूव्स वाटर फ्रॉम मीट by process known as osmosis. Since there is no water left in meat, so microorganisms are unable to germinate. This help to store meat for longer time. देखो, अगर ये आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसके लिए आप लोगों को पहले इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ. अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपको पहले डिटेल्ड लेक्चर देखने पड़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के, जो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे और अगर आपको किसी और चैनल पे देखने हैं तो आप वहां पे भी देख सकते हैं. ठीक है, सो इन सारे जो भी आप क्वेश्चन देके रखे हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटे. तो आप लोगों को पहले कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए सो दैट कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें, राइट? अब ये जो मीट वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना. तो इसके लिए आपको देखो बेटा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कंसेप्ट की सो दैट कि आप आंसर लिख सकें. Salt removes water from meat by process known as osmosis. Since there is no water left in meat and microorganisms are unable to germinate. Simple सा आंसर रहेगा इसका. Next question is, for a 5% solution of urea and the molar mass of urea is given to, that is 16 gram per mole. Calculate the osmotic pressure at 300 Kelvin. तो हमें यहाँ पे 5% सॉल्यूशन दिया है, साथ में हमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर और हमें यहाँ पे टेम्परेचर दे के रखा है और आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है. सो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या रहता है? पाई इज इक्वल टू CRT. ठीक है, पाई इज द सिंबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, सी जहाँ पे कंसंट्रेशन है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर.
सो सी जो कंसंट्रेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N by B, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप फर्दर उसको ओपन अप कर सकते हैं, दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बाकी एज इट इज। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। सो मोलैरिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 5%। मतलब कि आप इसको परसेंटेज में सॉल्व कर सकते हैं, कितना 5/100 बन जाएगा, जो 5/100 इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 5/100। सो 5/100 आगे क्या गिवन है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। के की वैल्यू भी क्वेश्चन, टी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 300, वो भी पुट कर सकते हैं। डिवाइड बाय 60, ठीक है, 60 क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास है किसका, यूरिया का। सो हमने पुट कर दिया। ये 1000 कहाँ से आया, हमें पता है कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, ठीक है, 1000 ml होते हैं। तो हमने यहाँ पे मिलीलीटर में लेके रखा है, इसलिए यहाँ पे 1000। अब इस 1000 को ऊपर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी थोड़ा और इजी कैलकुलेशन हो जाएंगी। समझ रहे हैं, ये जो 1000 है इसको आप यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1000, अगर आपको यहाँ नहीं लिखना है तो, ठीक है। चलिए, तो फर्दर जब आप इस ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो कितना है, 20.51 एटमॉस्फेयर, राइट। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके 2026 में भी आए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसके आप वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के बेसिस पे है तो आप 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर 3 या 4 मार्क्स का होगा तो अकॉर्डिंगली आपको वहां पे पॉइंट्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे। सो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, विच ओबे रॉल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, जिसको आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। And non-ideal, that does not obey Raoult's law at all temperature and concentration. Second is delta V mix is equal to 0 in case of ideal solution and delta H mix is also equal to 0 in case of ideal solution. यहाँ पे doesn't equal to 0। और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स ऐड किए हैं। चलिए आगे। So the next question is the vapor pressure of pure liquid X and pure liquid Y at 25 degrees Celsius are 120 and 160 respectively. So if equal moles of pure X and Y are mixed to form an ideal solution, calculate the vapor pressure of the solution. So हमें यहाँ पे बेटे क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो वेपर प्रेशर निकालने के, टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी एक्स और पी वाई की वैल्यूज, ठीक है। सो पी एक्स क्या होगा यहाँ पे, पी एक्स जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स नॉट प्लस मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही पी वाई का भी लिख लेंगे। सो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होंगे बेटे, वो क्या लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, बोला है कि जो मोल फ्रैक्शन इक्वल मोल्स होंगे एक्स और वाई के, ठीक है। तो इक्वल मोल्स का मतलब है कि आपको यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप किसी भी एक का निकालो, दूसरे का ऑटोमेटिकली ही निकल जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए आपको x का, तो आप कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y। क्योंकि ये प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड के केस में क्या होता है बेटे, वो 1 होता है, ठीक है। 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1/2। तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा ये 0.5। सो 0.5 जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो 0.5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कितना होगा, 0.5 ही होगा, ठीक है। सो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। सो पी एक्स नॉट और पी वाई नॉट क्वेश्चन में गिवन है और मोल फ्रैक्शन हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है। सो व्हेन वी पुट द वैल्यूज हियर we find out the answer is 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर and why is measurement of osmotic pressure method preferred for the determination of molar mass of macromolecules such as protein and polymer? So osmotic pressure क्या होता है, this is the pressure, आप ऐसे लिख सकते हैं, osmotic pressure is the extra pressure which is applied on the solution side to prevent the flow of solvent into the solution through a semi permeable membrane. This is the definition of osmotic pressure। और हम क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करते हैं, जब भी हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास डिटरमाइन करना होता है, क्यों, क्योंकि इन दिस मेथड प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। इस मेथड में हम प्रेशर को रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं
एंड वी यूज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी, क्योंकि हमें पता है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम लेंगे तो ऑब्वियसली मोलैरिटी भी क्या होगी, कम होगी। So in case of macromolecules such as protein are generally not stable at higher temperature and polymers have poor solubility. So that's why we use osmotic pressure method for the measurement of molar masses of macromolecules. Next question is, what is Van 't Hoff factor and what type of value can it have if in forming the solution the solute molecules undergo डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब हमें पता है कि कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है तो वहां पे डिसोसिएशन भी हो रही होती है और एसोसिएशन भी हो रही होती है, ठीक है। सो व्हाट इज वान 't Hoff फैक्टर? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम आई से लिखते हैं। वान 't Hoff फैक्टर is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property, ठीक है। अगर आपके पास I की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा बेटे, वहां पे डिसोसिएशन होगा। अगर I की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, फिर एसोसिएशन होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, वान 't Hoff फैक्टर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। So next question is, 1 molar aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point. Boiling point of the solution was found to be 100.18. So calculate the Van 't Hoff factor for trichloroacetic acid and the value of Kb is given to you, that is 0.512. So हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करने पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई के वी एम, ठीक है। और what we have to calculate, we have to calculate the value of I, the value of Van 't Hoff factor, right? So इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे पहले डेल्टा टी बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। I की वैल्यू हम उसके बाद निकालेंगे, के वी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब मोलैरिटी भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1. So let's calculate the value of delta TV. So delta TV is equal to TV minus TV naught. Now what is TB? TB is the boiling point of the solution. कितना है? 100.18 डिग्री सेल्सियस। एंड टीवी नॉट क्या है? टीवी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे आपको केवी फॉर वाटर देख के रखा है, तो मतलब जो सोल्यूशन बना हुआ है वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ साथ में क्या होगा बेटे, साथ में होगा वाटर, ठीक है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 0.18 डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीवी इन द फॉर्मूला नाउ। सो 0.18 is equal to I multiplied by 0.512 multiplied by 1. Now let's calculate the value of I, that is Van 't Hoff factor. I is equal to 0.18 divided by 0.512 multiplied by 1, and the value of I is 0.35. Simple. चलिए अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि आपको ये दो फॉर्मूले जो हैं उनका आइडिया होना चाहिए, पहले से फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन एजियोट्रोप एंड व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखो एजियोट्रोप की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ऐसे मिक्सचर जिनका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और जो एजियोट्रोप यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन से बनते हैं वो कौन से होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं, जिनका एग्जांपल क्या है, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, ठीक है। आपको वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज डेल्टा टी एफ वाला जो फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना है, वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है आपको सारी। So put the values in the formula and calculate the value of delta TF. Now calculate freezing point of solution. So freezing point of solution is the standard temperature minus the जो आपने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया, दैट इज डेल्टा टी एफ। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना जाएगा, 270.52 केल्विन। Next question is, give reason for the following. Aquatic species are more comfortable in cold water. Aquatic species क्यों कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में और वार्म वाटर में नहीं होती, क्योंकि solubility of oxygen decrease with increase in temperature. जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। सो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा वाटर में तो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो कैसे जिएंगे, है ना। तो इस चीज की वजह से aquatic species are comfortable in cold water. Next है, at higher altitude people suffer from anoxia resulting in inability to think.
तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है बेटे, वहां पे आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो कम होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो ऑब्वियसली आपको भी प्रॉब्लम होगी, है ना। सो एज अ रिजल्ट देयर इज अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जैसे हमारी बॉडी में फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और जिससे कि क्या होता है कि हमें थोड़ा वीकनेस फील होती है और अनएबल टू थिंक प्रॉपरली। ये तो सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो सारे बच्चे इजिली कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। And next question is, what type of deviation from Raoult's law is observed by chloroform and acetone? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स जब हम करेंगे तो किस तरह की डेविएशन होगी? सो मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन, उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। दिस इज बिकॉज क्लोरोफॉर्म इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे क्या करेगा बेटा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो बॉन्ड बनेगा तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएंगी। This decreases the escaping tendency of molecule of each component and the vapor pressure decreases resulting in negative deviation. So यहाँ पर भी आपको obviously concept थोड़ा सा आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन के साथ पूछे गए हैं। व्हाई इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन? तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब आप मिक्स करते हैं तो वहां पे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो जाता है, उसका रीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अगर मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पाएंगे तो उनका जो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, blood cells are isotonic with 0.9% sodium chloride solution. What happen if we place blood cell in solution containing? अब आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 1.2% NaCl और दूसरा है 0.4% NaCl। सो 1.2% जो है वो क्या है, हाइपरटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड सेल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, हाइपरटोनिक है। वाटर विल फ्लो आउट ऑफ दिस सेल एंड सेल वुड श्रिंक। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज ज्यादा दिख रही होगी। सेकंड केस में क्या है, परसेंटेज कम है, किसके रिस्पेक्ट में, ब्लड सेल के रिस्पेक्ट में। सो 0.4% NaCl solution is hypotonic with respect to blood cell. Water will flow into cell. Water जो है वो कहाँ फ्लो करेगा, सेल के अंदर, एंड इट वुड स्वेल, और वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक में श्रिंक हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन इज इट्स अ न्यूमेरिकल, जहां पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई W1। देखो ये फॉर्मूले आपको अब तक याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और 100 ग्राम डाइथाइल ईथर दिया हुआ है। टेम्परेचर भी क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, हमें यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, मतलब कि फॉर्मूले में अगर आप देखो तो आपको M2 यहाँ से कैलकुलेट करना है। बाकी सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेल्टा टी भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी गिवन है। सो फाइनल माइनस इनिशियल, आप माइनस करके आपके पास यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे एंड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M2 दैट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सो आंसर इज 128.25 ग्राम मोल लीटर इनवर्ट्स। देखो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक है, अगर आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, क्वेश्चन आप वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको डायरेक्टली पुट करनी है वैल्यूज और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग गैसेस इन वाटर? देखो वाटर में जब आप CO2 को देखेंगे या ऑक्सीजन को देखेंगे तो इनकी दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर, लेकिन NH3 की जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि NH3 जो है वो यहाँ पे वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, NH3 जो होगा ना, उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या करते हैं बेटे, वो वाटर के साथ, जो वाटर होगा ना, वाटर H2O, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। सो NH3 की जो सॉल्युबिलिटी है वो तो इंक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर, बट CO2 की और O2 की क्या करती है, डिक्रीज करती है विद राइज इन। So next question is, when 2.56 gram of sulfur was dissolved in 100 gram of CS2, the freezing point is lowered by 0.383 Kelvin.
सो कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे x जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। आपको KF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई W1। सो हमें बेसिकली यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे हम वैल्यूज को पुट करेंगे सो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M2। सो M2 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 32, मतलब कि आपको एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है। सो x मल्टीप्लाइड 32 इज इक्वल टू 256। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 256 डिवाइड बाई 32 कितना आ गया 8। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, जो एस एक्स यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी बेटे 8 होगी, ठीक है। तो x सल्फर जो है वो यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस and predict whether want factor is less than or greater than for these two। तो पहले हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस? द प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied on solution side to make the flow of solvent molecule from solution into solvent side across a semi permeable membrane is called reverse osmosis। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, अगेन एनसीईआरटी में भी गिवन है आपको ये। और नेक्स्ट है CH3COH डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। और दूसरा है CH3COH डिजॉल्व्ड इन बेंजीन। तो दोनों ही केस में आप देखें तो किस में आपके पास जो वांट ऑफ फैक्टर उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। सो इस केस में जो CH3COH है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होगा तो क्या होगी, वहां पे डिसोसिएशन होगी। अगर डिसोसिएशन होती है तो आई की वैल्यू क्या होती है बेटे, आई ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेंजीन में डिसॉल्व होता है। बेंजीन में डिसॉल्व होगा तो क्या होगी, वहां पे एसोसिएशन हो जाएगी। वाटर में होगा तो डिसोसिएशन, बेंजीन में होगा तो एसोसिएशन। एसोसिएशन होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। सो आई लेस देन 1, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 6% solution of glucose is isotonic with 2.5% solution of an unknown organic substance. So calculate the molecular weight of the unknown organic substance। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। 6% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, आपको यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है, ग्लूकोज का मोलर मास गिवन है। 2% सोल्यूशन ऑफ अननोन, कोई अननोन सब्सटेंस है उसका भी आपको यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है। सो हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका, अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं फॉर्मूले से। जो कंसेप्चुअल है वो क्या है कि पाई वन जो है वो पाई टू को इक्वल होगा। पाई का फॉर्मूला हमें पता है, अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और पाई वन पाई टू इक्वल है तो ऑब्वियसली वहां पे W1 और M1 जो है किसके इक्वल होंगे, W2 और M2 के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। W1 M1 दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, W2 also given to you in the question, and we have to calculate the value of M2, that is the unknown organic substance. So here is the calculation, 6 by 180 is equal to 12.5 divided by M2. Let's calculate the value of M2 now. So M2 is 75 gram mole inverse। अगेन ये वाला कंसेप्ट भी आपका कंसेप्चुअल है। हमें पता है कि जो मास होते हैं वो, अगर ये वाली कंडीशन है आपकी, तो मास भी वेट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। so, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करके फाइनली हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसका, अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। Next question is, when 19.5 gram of this compound is dissolved in 500 gram of water, the depression of freezing point is observed to be 1 degree Celsius. So calculate degree of dissociation। तो हमें क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। मतलब कि हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। और आई की वैल्यू हम निकालेंगे कहाँ से, इस फॉर्मूले को यूज करके। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला नाउ, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ आई
या मतलब कि बेसिकली हमें इस फॉर्मूले से आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। सो द वैल्यू ऑफ आई इज 1.075, राइट। नाउ दिस इज द कंपाउंड। जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी, डिग्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने डिसोशिएट होंगे, वो कितने हो जाएंगे बेटे, 2 हो जाएंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई का जो फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वो यूज करेंगे, 1 + n-1 अल्फा। अल्फा हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एन हमने कहा कि यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, अल्फा कितना आ जाएगा 0.075, कितना हो गया 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। सो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा होगा, ये वाला, P नॉट माइनस P डिवाइड बाई P नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सो P क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का, ठीक है, और ये क्या होगा, प्योर सॉल्यूशन का होगा। सो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो कौन कौन से, 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 500 gram of benzene when the vapor pressure of pure benzene is 66 torr। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, W2 वेट गिवन है 61 ग्राम, किसका है ये, 61 ग्राम बेंजोइक एसिड का है। ऐसे ही W1 भी गिवन है हमें, दैट इज 500 ग्राम, ठीक है, डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, दो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 122 है, और M1 के केस में कितना है मॉलिक्यूलर मास बेटे, यहाँ पे 78 ग्राम, ठीक है जी, बेंजीन का। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आई की वैल्यू कितनी आएगी। सो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास जो आई की वैल्यू आती है वो कितनी आ रही है, आई इज इक्वल टू 0.5। और हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें एक्स मोल फ्रैक्शन गिवन है। सो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन जब भी हम निकालते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। सो N2 और N1 हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब फाइनली हम वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हम यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, वैल्यू ऑफ P, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यू नाउ। P नॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 66 टॉर। क्वेश्चन में गिवन है ये प्रेशर आपको, है ना। वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ पे I की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर ली, 0.5 है। और x भी मतलब कि मोल फ्रैक्शन जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं और फाइनली हमारे पास कितना आंसर आता है, P इज इक्वल टू 63.6 टॉर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। What type of deviation from Raoult's law is shown by mixture of phenol and aniline? फिनोल और एनिलीन जब मिक्स करेंगे आप तो किस तरह की डेविएशन होंगी वहां पे, ठीक है, रीजन देना है आपको साथ में। एंड व्हाट हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग, और जब आप इस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा, ठीक है। सो फिनोल और एनिलीन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन OH ग्रुप ऑफ फिनोल एंड NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटे, इंक्रीज होता है। सो आपको याद होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे से वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उस सोल्यूशन का उतना ही जल्दी आएगा। सो वेपर प्रेशर ओवरऑल डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस रीजन से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। Question is, a 5% solution of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. So cane sugar का solution है जिसका freezing point कितना है, 271 Kelvin है। Calculate the freezing point of 5% solution of glucose in water. So आपको cane sugar का तो given है, but आपको glucose in water का calculate करना है, ठीक है। If the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. So basically हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दो पॉइंट गिवन है, एक तो है सुक्रोज का केस के लिए और दूसरा किसके लिए, ग्लूकोज के केस के लिए है। तो हम दोनों ही केसेस के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। क्वेश्चन में जो जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट करते चलेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ देखो, अगर आप ग्लूकोज के केन शुगर के केस में देखोगे तो आपके पास कितना है 271 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट है। और लास्ट में जो सोल्यूशन का आ रहा है प्योर वाटर का कितना है 273.15 है। सो आप यहाँ से डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा 273.15 माइनस 271 केल्विन। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 273.15 माइनस 271, ठीक है, इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइड बाई 342 मल्टीप्लाइड 95। तो यहाँ से के एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। सो के एफ कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे के एफ हमारे पास आ जाएगा 13.96। किस केस के लिए आया, स्क्रोस के केस के लिए आया। ऐसे ही हम ग्लूकोज के केस के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो ग्लूकोज के केस में हम अगेन सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, डेल्टा टी एफ। के एफ की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। सो उसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि डेल्टा टी एफ यहाँ पे कितना आ रहा है, 4.08 केल्विन आ रहा है। सो जो आपके पास ओवरऑल फ्रीजिंग पॉइंट होगा ग्लूकोज का कितना गिवन है 273.15 केल्विन। अब इसमें से आपने ये 4.08 केल्विन माइनस कर देना है, मतलब कि इतना वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सो कितना फाइनल आंसर आ गया 269.07 केल्विन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लॉन्ग टाइप आंसर है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें क्या आपके पास एक ही क्वेश्चन के 2-3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड इन हिली एरियाज, राइट द नेम ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। तो हम सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं जब स्नो गिरी होती है, क्योंकि स्नो डालने से क्या होता है कि जो सरफेस होगा वहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। किसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। एंड इट हेल्प्स इन क्लियरिंग दी रोड। तो उससे क्या होगा कि स्नो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाती है और उससे आपके रोड जो है ऑब्वियसली वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर हो गया हम क्यों स्प्रिंकल करते हैं सॉल्ट को। क्योंकि सो दैट कि हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर सकें और वाटर आपका इजिली मेल्ट होके आपके रोड क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the freezing point of a solution when 10.5 gram of MgBr2 was dissolved in 250 gram of water, assuming MgBr2 undergo complete dissociation। क्वेश्चन में आपको मोलर मास और kf ऑफ वाटर गिवन है। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। MgBr2 के केस में आई कितना हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 3, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू 3। तो वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। आई कितना आ गया 3, के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 1.86 मल्टीप्लाइड बाई W2 कितना है 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड W1 M2 कितना गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 184 मल्टीप्लाइड बाई 250 दैट इज W1। क्वेश्चन में गिवन है सारी वैल्यूज, आपको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके निकालना है। सो इट इज 1.27 केल्विन। सो अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, कितना वो डिप्रेस हुआ होगा फ्रीजिंग पॉइंट आपका, ठीक है। सो 273 मतलब स्टैंडर्ड माइनस जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो कितना आ गया 271.73 केल्विन, मतलब 1.27 जो है वो कम हुआ है, इतना डिप्रेस हुआ। सो अब आप उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर से माइनस कर सकते हैं, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 gram of K2SO4 in 2 liter of water। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इज इक्वल टू ICRT। यहाँ से कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आप यहाँ पे W2/M2 करके पुट कर सकते हैं और I की वैल्यू क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। K2SO4 है, K2SO4 की जब डिसोसिएशन होगी तो वहां पे I की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटे 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है। तो 3 आ गई। W2 क्वेश्चन में आप mg की फॉर्म में गिवन है, इसको हम ग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमें पहले से पता होती है और टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है बेटे 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो इसको जब हम
केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298, तो ये आ गया 298। M2 कितना हो गया, M2 आपके पास आ गया 174 ग्राम, 174। और वॉल्यूम कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, 2 लीटर, लीटर में ही गिवन है, सो 2। सो फाइनली द आंसर इज 5.27 मल्टीप्लाई 10⁻³ एटमॉस्फेयर। Simple. Next question is state Henry's law and mention two of its important application. So Henry's law अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, वहां पे मैंने बता दिया है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन बता रही हूँ। To increase the solubility of CO2 in soft drink and soda water, the bottle is sealed under high pressure. This is the most important application of Henry's law. And second is minimize the painful effect of bends in scuba divers. The tanks are filled with air diluted with helium. सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एप्लीकेशन तो हर बार एग्जाम में पूछी ही जाती है, मतलब आपको ये याद ही करनी है। चलिए, 2 gram of benzene, next question is 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin. So what is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये क्या बोल रहे हैं कि इट शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि हमें यहाँ जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा होगा, इनिशियली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। और सेकेंडली हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमें यहाँ पे ना डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो चलिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला पे आते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ W2 बाई M2 मल्टीप्लाई 1000 बाई W1। आई की वैल्यू देखते हैं पहले, तो आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेल्टा टी एफ हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 1.62, ठीक है, 1.62 क्वेश्चन में गिवन है। के एफ की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 4.9। W2 कितना गिवन है, 2 ग्राम। और W1 कितना गिवन है, 25 ग्राम, ठीक है। और M2 भी क्वेश्चन में कितना है, 122 ग्राम है। वैल्यूज पुट करते हैं, आई की वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। सो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आई कितना आ जाएगा, 0.5042। Now let's use the formula, that is I is equal to 1 minus beta plus beta upon m, जहाँ पे बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और m क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने एसोसिएटेड होंगे वो है, ठीक है। तो अब हम I की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 माइनस बीटा, बीटा हमें निकालना है, और m कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने एसोसिएटेड है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड है। अगर आप देखिए C6H5COH में कितने पार्टिकल्स होंगे, C6H5 एंड COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मतलब 2 पार्टिकल्स आपके यहाँ पे एसोसिएट होंगे, ठीक है। सो 2, अब यहाँ से हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बीटा इज 0.9916, तो फाइनली जो आंसर आता है वो कितना है, 99.16%। चलिए आगे चलते हैं। Define abnormal molar mass. The molar mass which is either lower or higher than the expected or normal value, that is called as abnormal molar mass. And next is what type of deviation from Raoult's law is shown by ethanol and acetone mixture. अब देखो इथेनॉल और एसीटोन के जब मिक्सिंग होती है तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, क्योंकि एसीटोन को जब हम इथेनॉल में ऐड करते हैं तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो टूट जाते हैं, है ना। जब भी बॉन्ड टूटेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, जब बॉन्ड बनते हैं तो नेगेटिव डेविएशन होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रही है, टूट रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन हो रही है। This result in an increase in vapor pressure of the solution, जिससे क्या होगा कि आपका vapor pressure solution का increase हो जाएगा। And next and last question is 3.9 gram of benzoic acid dissolved in 49 gram of benzene shows a depression in freezing point by 1.62 Kelvin. Calculate want Hoff factor. सो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है, के एफ की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है,
आई की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो डायरेक्टली हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, जो जो गिवन है वो पुट करते चलेंगे, और आई की वैल्यू कितनी आ गई फिर 0.507। तो ये आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, आप खुद देखो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या होती है, डिसोसिएशन होती है। यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 है, 0.507 है ना, तो क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे क्या हो रही है, एसोसिएशन हो रही है। सो दीज आर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी इस चैप्टर में से रहने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, आपको जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप लर्निंग विद मी। बाय बाय।